Hello everyone, welcome back to Line Sayes Academy's online platform, and in today's session we are going to discuss modern Indian history. So basically इससे पहले हमने 7 पार्ट्स में अपनी हिस्ट्री को कवर किया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, अपना पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज। आपको बताना है कि इकोनॉमिकली जो आपका ब्रिटिश इंडिया जो आपका रिजल्ट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में वो क्या था। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, या फिर रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। क्या आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला था जो ब्रिटिश रूल का इन 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकली? आंसर होगा आपका सी, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिकली पूछा था तो हमें मार्केट के टर्म्स में सोचना है। अब जब ब्रिटिशर यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स तो हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि तभी फिर हमने जब देखा था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ से जो फिनिश गुड्स थे उनको यहाँ ला के बेचते थे। जब वो और क्योंकि वो फिनिश गुड आपके मशीन के थ्रू बने हैं, सो उनका कंपैरिजन जब हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड गुड्स से किया जाएगा, सो हमारे जो हैंडमेड गुड्स होते थे वो एक्सपेंसिव होते थे ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा डिटेलिंग लगी है। तो फॉरेन गुड्स आपके चीपर होते थे, तो आपकी डिमांड जो होगी वो फॉरेन गुड्स की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो इंडियन होंगे। सो इंक्रीज तो हो नहीं सकता हमारा एक्सपोर्ट, तो पहला गया। दूसरा, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ ब्रिटिशर वो अब जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स पे भी आपके टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोर्ट्स कस्टम्स वो बढ़ा रहे हैं, सो आपकी फैक्ट्रीज ग्रो कैसे करेंगी। लास्ट जो था रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, रैपिड इंक्रीज तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, इनको तो वैसे ही कैंसिल कर देना चाहिए। सो कमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का, ये बिल्कुल प्रॉपर सिंपल बेसिक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, ना तो इसने पॉजिटिव वो बोला ना नेगेटिव, सिंपल इसने बोला कि कमर्शलाइजेशन हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का, एंड दैट्स ट्रू। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट इन इंडिया। India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India. Air India was nationalized and became the national carrier. Goa became the part of independent India. आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी ठीक करनी है। 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 1 3 3 1 2 4। आई वुड सजेस्ट अगर आपको इसमें ईयर्स 2 तक क्लियर हैं, 2 ऑप्शंस के क्लियर हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्किप करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपका फैक्चुअल हो जाता है। आपको ईयर सबके पता होने चाहिए, ओके। जब आपको ईयर पता होंगे तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्रोनोलॉजी सही कर पाएंगे। आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स 3 पहला था। सबसे पहले आपका एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो रहा है, फिर आपका इंडिया का लार्जेस्ट बैंक जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। तीसरा, फिर आपका फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी आपको देखने को मिलती है इंडिया में, और लास्ट आपका है गोवा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बन रहा है। गोवा इससे पहले आपका पोर्चुगीज़ का पुर्तगालियों के पास था, ओके, और फिर ये आपका इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बन चुका है। He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to a Central Assembly. आपको बताना है किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने मजीनी की, गैरिबाल्डी की, शिवाजी की, श्री कृष्णा की, इन सब की बायोग्राफीज भी लिखी हैं, और ये आपके सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए थे। और अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एंड योर आंसर विल बी सी, लाला लाजपत राय। तो जब हम लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते हैं, सो उन्होंने मजीनी की क्या करी थी, आपकी बायोग्राफी भी लिखी थी, शिवाजी की भी लिखी थी, बायोग्राफीज लिखी थी, याद रखिएगा। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू। आपको बताना है कि 1935 के एक्ट में जो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो किसे दी गई थी। फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर्स। पता ही होगा कि लिस्ट आ चुकी हैं अब, ठीक है, ट्रांसफर रिजर्व लिस्ट इस तरीके से। सो अब आपका रेसिड्यूरी पावर भी किसी के पास रिसाइड रखी होंगी। आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स गवर्नर जनरल के पास दी गई थी रेसिड्यूरी पावर्स। The staple commodities of export by the English East India Company from the Bengal in the middle 18th century were, क्या थे आपके जो कि मिडिल 18th सेंचुरी से आपका जो एक्सपोर्ट्स में था। रॉ कॉटन, ऑयल शीट्स एंड ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस, टी, कॉटन, सिल्क, सॉल्पेटर एंड ओपियम। आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स कॉटन, सिल्क, सॉल्पेटर एंड ओपियम। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि आपका स्टेबल कमोडिटीज कौन सी थी जो कि आपकी ईस्ट इंडिया एक्सपोर्टेड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल।
और ये मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? वेरी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट, याद रखिएगा। एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement, joining of peasant unrest to the India's national movement, drastic decrease in the cultivation of plantation crop and the commercial crops। आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के होने की वजह से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आंसर होगा आपका इस पे सी, विच मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ peasant unrest to India's national movement। सो बेसिकली चंपारण सत्याग्रह आपको यहाँ पे 1917 में देखने को मिल रहा है, जब आपके जो राजकुमार शुक्ल थे, जब वो गांधी से मिले थे किसी एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट करा था कि वो बिहार में चंपारण जो पड़ता है, ठीक है, वहाँ आए और वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम क्या थी? 3 कटिया सिस्टम का जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो उसको सॉल्व करें। तो जब गांधी वहाँ जाते हैं तो वो चंपारण सत्याग्रह वहाँ पे वो करते हैं। तो अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं कि सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या थे। पहला, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन। ये आपको अभी नहीं देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी ये 1917 है, अभी गांधी को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। सो अभी इतने जल्दी जो फेथ है वो गेन नहीं हुआ है। अब इसके बाद होगा जो होगा। तो पहला आपका कैंसिल हो जाता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, नहीं, इसमें हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आपका जो चंपारण सत्याग्रह था पूरी तरीके से फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के लिए डेडिकेटेड था। ओके, सो यहाँ पे हमें दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हमें कुछ एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लास्ट जो था ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टिवेशन, ये तो ऑब्वियसली गलत है, मैंने पहले भी कहा था कि एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ये पहले कैंसिल हो जाते हैं। जॉइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि पीजेंट्स आपके उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है नेशनल लीडर्स के थ्रू, इसलिए वो अब नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948? कौन था आपका? बी कृष्णा पिल्लई, EMS नंबूधिरीपद, KC जॉर्ज, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, MN रॉय, CP रामास्वामी अय्यर, K कामराज, वीरी सलिंगरम पंटुलू, अशोक मेहता, TS रामानुज, GG मेहता। आपको बताना है किसने एस्टैब्लिश, कौन फाउंडर था? आंसर होगा आपका D, अशोक मेहता, TS रामानुजम एंड GG मेहता। ओके, कब हुई थी? 1948 में, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस? आपको बताना है सब्सिडी अलायंस जो कि वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको कौन सी स्टेटमेंट इसको फॉलो नहीं करती है? टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंट्री, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। सब्सिडी अलायंस ये था कि वो जो आपके स्टेट्स होते थे उनके साथ एक अलायंस फॉलो करते थे, जिसमें कुछ बातें स्टेट्स को माननी होती थी उनकी, और कुछ बातें जो कंपनी थी वो स्टेट्स की मानेंगी। फॉर एग्जांपल कि वो उनके इंटरनल मैटर्स में वो नहीं करेंगे, बट जो आपके स्टेट्स हैं उनको आर्मीज़ को लाइक वो एक्सपेंसेस को क्लियर करना होगा ब्रिटिश आर्मी को। आंसर होगा आपका इसमें C, विच मीन्स टू सिक्योर फिक्स इनकम फॉर द कंट्री। अब कंपनी ये बोल रहे थे कि कौन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सब्सिडी अलायंस के सिस्टम में। पहला बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस के एक्सपेंसेस में अपनी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन में, क्योंकि तो सही एस्पेक्ट है। दूसरा, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पे आपका नेपोलियन राइज हो रहा है, ओके, नेपोलियन राइज हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी सामने पिक्चर में नहीं आना चाहते हैं, तो पीछे से क्या कर रहे हैं, अपने लिए वॉल क्रिएट कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट, एग्जैक्टली यही उनका मोटिव है यहाँ पे कि वो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये गलत इसलिए है क्योंकि टू सिक्योर फिक्स इनकम फॉर द कंट्री कंपनी ये नहीं है, ये तो वो ऑब्वियसली पहले से जो बिजनेस है वो उनका तो चल ही रहा है। तो अब जब वो पॉलिटिकल एंगल की तरफ आ रहे हैं तो आंसर आपका ये सब तो सही है, ये नहीं होगा। Regarding Wood's dispatch, which among of the following statement true? Grant in aid system was introduced. Establishment of university was recommended. English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 to 3, and your answer will be A, 1 and 2 only. बेसिकली आपको वुड्स डिस्पैच के बारे में 1854 के अराउंड आपको देखने को मिलता है वुड्स डिस्पैच। सो पहले ये कह रहा है कि ग्रांट इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल ठीक है।
दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड किया गया था, बिल्कुल ठीक है। तीसरा आपका कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल पे नहीं बोला था इन्होंने, इसीलिए आपका तीसरा गलत हो जाता है। जैसे आप 3 कैंसिल करते हैं आपका आंसर 1 और 2 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स elaborately discussed about the diamonds and diamond mines of India? फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर, जीन डी थेवेनार्ड या फिर एबे बेल्थमे कैरे। आपको बताना है किसने आपको elaborately डिस्कस किया था डायमंड माइंस को। आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। फाइनल को लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।